वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करते हैं वार जनरेशंस पर। वार के या जंग के कितने अकसाम है उनको हम बयान करते हैं। इसी तरह आजकल मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म के नज़रिए पेश करते हैं और मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात का इजहार करते हैं फिफ्थ जनरेशन के बारे में। हम फिफ्थ जनरेशन के बारे में भी पढ़ते हैं कि फिफ्थ जनरेशन क्या चीज़ है और किन ममालिक में इनका इतलाक किया जाता है। सबसे पहले हम आते हैं जंग के अकसाम पर। वार जनरेशंस, जंग के 5 अकसाम है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन वार जो है वो 1654 तक जारी रहे। फर्स्ट जनरेशन वार 1654 तक जारी रहे और इन जंगों में ज्यादातर तलवार, घोड़े, ऊंट इनका इस्तेमाल होते थे और दोनों फरीकैन खुले मैदान में एक दूसरे के सामने होकर जंग लड़ते थे। इसको फर्स्ट जनरेशन वार कहते हैं। आखिरी जंग 1954 में बर्तानिया और स्पेन के दरमियान किया गया है। आखिरी जंग इस फर्स्ट जनरेशन के बर्तानिया और स्पेन के दरमियान हुआ है और ये 1954 में लड़ी गई थी। ये फर्स्ट जनरेशन वार है। इसी तरह अब हम आते हैं सेकंड जनरेशन वार। सेकंड जनरेशन वार बंदूक और टैंकों से लड़ी जाती थी। ये जंगें बंदूक और टैंकों से लड़ी जाती थी और 1803 में आखिरी जंग हुआ है, जबकि इसके एक लड़ी में 1914 से 1918 तक जो वर्ल्ड वार 1 है, पहली जंग अजीम है, ये भी इस जंग का एक किस्म है सेकंड वार जनरेशन में। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में बंदूक और टैंक इस्तेमाल हुए थे और तकरीबन 1 करोड़ के करीब अफराद लुक में अजल बन गए थे। इसी तरह नंबर थर्ड जनरेशन जंगी जहाज। ये इस जंग में जंगी जहाजों का इस्तेमाल हुआ पहली बार। थर्ड जनरेशन में पहली बार जंगी जहाजों का इस्तेमाल हुआ और ये जो वर्ल्ड वार 2 है, दूसरी जंग अजीम है, इसमें इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। जंगी जहाजों का इस्तेमाल हुआ है। इसमें तकरीबन 3 करोड़ के करीब लोग मर गए थे। 3 करोड़ के करीब लोग इस जंग में मर गए थे और ये था थर्ड जनरेशन वार। अगरचे इसमें इन चीजों का भी इस्तेमाल हुआ है, बंदूक और टैंक का, लेकिन ज्यादातर जो कत्ल किए गए हैं वो जंगी जहाजों की वजह से या इनकी मदद से लोगों को कत्ल करवाए गए थे। 3 करोड़ के करीब लोग इस वर्ल्ड वार 2 में मर गए थे। इसी तरह अब हम आते हैं फोर्थ जनरेशन वार पर। फोर्थ जनरेशन वार और ये जंग 3 बड़ी कुवतों यूएसए, यूएसएसआर जिसको आजकल रशिया कहते हैं, और ब्रिटेन, बर्तानिया, इन हुकूमतों ने दूसरों को जंग के लिए इस्तेमाल किया। दूसरों लोगों को या दूसरे मुल्कों को कुछ पैसे देकर या डॉलर देकर या कुछ रकम देकर उनको इस्तेमाल करते थे। खुद सामने नहीं आते थे लेकिन दीगर ममालिक को इस्तेमाल करते हैं। इनको फोर्थ जनरेशन वार कहते हैं। फोर्थ जनरेशन वार ये भी एक बहुत खतरनाक किस्म है कि दुश्मन आपके सामने नहीं आता बल्कि आपको इस्तेमाल करते हैं, आपके अपने ही दुश्मन के लिए आपको इस्तेमाल करते हैं। ये फोर्थ जनरेशन वार है और इसकी मिसालें यूएसए, यूएसएसआर और ब्रिटेन है। नंबर 5 जो कि सबसे खतरनाक जंग। क्या पाकिस्तान में फिफ्थ जनरेशन वार जारी है या नहीं, और इस तरह उन असबाब को, उन फैक्टर को हम बयान करते हैं कि फिफ्थ जनरेशन किन ममालिक में कामयाब रहता है दुश्मन की तरफ से। वो असबाब, वो फैक्टर्स जिनकी वजह से फिफ्थ जनरेशन किसी दुश्मन की तरफ से कामयाब रहता है। अगर किसी मुल्क में अदालत आजाद ना हो तो फिर वहां पर फिफ्थ जनरेशन दुश्मन के लिए साजगार माहौल बनाता है। इसी तरह अगर किसी मुल्क में बेइंसाफी हो, नाइंसाफी हो, गुर्बत हो, इम्तियाजी सलूक हो, तो उन ममालिक में फिफ्थ जनरेशन के लिए माहौल साजगार रहता है। लिहाजा इस तरह के असबाब की वजह से फिफ्थ जनरेशन जो है उनके लिए आसानी रहती है। और इसका जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो मीडिया है। जब किसी मुल्क की मीडिया बेलगाम हो, किसी और के कंट्रोल में हो, तो इसका मतलब यह है कि फिफ्थ जनरेशन वार इस मुल्क में कामयाब हो सकता है। इन तमाम सवालात और नुकतों पर हम बहस करते हैं और इन तमाम
अक़साम को हम मुख्तसर तौर पर बयान करते हैं, लेकिन हमारा मकसद 5th जनरेशन को बयान करना है और उसका रोकथाम करना है कि उसको हम किस तरह रोकें, उसका मुकाबला किस तरह करें। इन तमाम बातों पर मुख्तसर और जामिया अंदाज में बात करते हैं। आइए चलते हैं। 5th जनरेशन वार जो कि सबसे खतरनाक जंग है, सबसे खतरनाक वार है, और ये 1990 के बाद शुरू हुआ है। 1990 के बाद शुरू हुआ है। इसमें ज्यादातर रोबोटिक आर्मी, हैकर्स और इंटरनेट का इस्तेमाल करके किसी मुल्क के खुफिया इदारों और खुफिया सीक्रेसी के बारे में मालूमात लेकर उन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं और उनको हैक करते हैं, उनको खत्म करने की कोशिश करते हैं। और ये 5th जनरेशन इसी वजह से इसको खतरनाक जाना जाता है, क्योंकि इनमें गैर मरई तौर जो चीजें हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो जिस्मानी आर्मी है उनका इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि रोबोट का इस्तेमाल करेंगे, और एक ही रोबोट कई लाखों लोगों को एक ही वार में कत्ल कर सकते हैं, ड्रोन से मार सकते हैं, और इस रोबोट को कोई नुकसान भी नहीं होता, क्योंकि ये आयरन से बने होते हैं और सख्त चीजों से मिलकर बने होते हैं, लिहाजा उन पर ये फायरिंग और गोलियां भी असर नहीं करते। इसलिए इसको 5th जनरेशन वार कहते हैं। ये इसका सबसे बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा 5th जनरेशन में किसी मुल्क में 3 तरीकों से उसको कब्जा करने की कोशिश करते हैं, उनको शिकस्त देने की कोशिश करते हैं दुश्मन मुल्क को। और सबसे पहला जो तरीका है वो किसी मुल्क को एक जासूस भिजवाकर वहां पर ये जासूस तखरीबी कार्रवाइयों में हिस्सा लेते हैं। जैसे हमारे मुल्क में रेमंड डेविस जो है वो इसका एक अहम मिसाल है, जो कि न सिर्फ जासूस थे बल्कि वो तखरीबी कार्रवाइयों में भी मुलविस थे। इसी तरह कलभूषण है इंडिया वाले, वो भी न सिर्फ एक जासूस था जबकि तखरीबी कार्रवाइयों में भी वो शामिल था। ये उनके बहुत बड़ी मिसालें हैं। नंबर 2 जो है, जो सेकंड प्रोसेस है, वो दुश्मन मुल्क के मुआशराती, अखलाकी और माशी निजाम को कंट्रोल करने और उस पर काबू पाने की कोशिश करते हैं और उनको तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। नंबर 3 दुश्मन मुल्क, ये मुल्क दुश्मन अपने हरीफ मुल्क को कर्जा देकर, सूद पर कर्जा देकर उसको मफलूज किया जाता है बेजा शर्तों पर, और कर्जे देकर इस मुल्क को आखिरी हद तक पहुंचाया जाता है। इसकी एक अहम मिसाल हमारा मुल्क है, जिसको कर्जों के तले दब दिया गया है, और इस पर ये दुश्मन मुल्क हर किस्म की जो उसकी शरायत है वो मनवाने की कोशिश करता है। ये 5th जनरेशन वार के कुछ फैक्टर्स जो कि किसी मुल्क को कंट्रोल करने की सबसे बड़े जरिए है। इस जंग का सबसे अहम और मुअस्सर जरिया जो है वो मीडिया है, और मीडिया के जरिए मिस इंफॉर्मेशन फैलाकर इस दुश्मन मुल्क के अवाम को अपने ही मुल्क के खिलाफ उकसाने पर कड़े किए जाते हैं, उकसाए जाते हैं, क्योंकि वो मिस इंफॉर्मेशन फैलाते हैं। मीडिया उसके कंट्रोल किया जाता है, उसको पैसे देकर उसको कंट्रोल किया जाता है, और डिसइंफॉर्मेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है इस मुल्क के खिलाफ, शुकूक और शुबहात पैदा करके ये फिर इस दुश्मन के अवाम वो इस मुल्क के सीक्रेसी और इदारों के खिलाफ बातें और उनके खिलाफ बगावत करने को तैयार हो जाते हैं। ये 5th जनरेशन वार सबसे खतरनाक वार है, सबसे खतरनाक जंग है। ये हुई है जंग के मुख्तलिफ जनरेशन और उनको मुख्तसर तौर पर बयान करने की हमने कोशिश की। शुक्रिया। 5th जनरेशन के खतरनाक वाकयात, 3 बहुत बड़े खतरनाक वाकयात रूनुमा हुए हैं 5th जनरेशन वार की वजह से। नंबर 1, चीनी हैकर्स ने कुछ साल पहले यूएसए के जंगी सिस्टम पर हमला करने की और उसको काबू करने की कोशिश की। ये जो इंटरनेट के माहिरीन लोग हैं, हैकर्स, उन्होंने यूएसए के जो सिस्टम है, जौहरी सिस्टम है या जंगी सिस्टम है, उस पर कब्जा करने या काबू करने की कोशिश की है। इसी तरह 2007 में इसराइल ने शाम के दिफाई सिस्टम पर हमला किया था। 2007 में वाकया रोनुमा हुआ है। इसी तरह स्टॉक्स नेट एक वायरस है जो कि इसराइल और अमेरिका के दोनों के इत्तेहाद से ईरानी जो जौहरी सिस्टम है उस पर इस वायरस की मदद से हमला किया गया। स्टॉक्स नेट एक वायरस है जो कि जौहरी निजाम को बेकार
اور ناکارہ کر سکتا ہے، لہٰذا اسرائیل اور USA نے متحدہ ہو کر اس پر حملہ کیا تھا۔ یہ تاریخ میں 5th جنریشن کے بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ ابھی کچھ احتیاطی تدابیر ہے، پریکاشنز ہیں، جن کو اختیار کر کے ہم اس 5th جنریشن کے وار سے کچھ حد تک محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلا جو ہے عوام کو انصاف اور جائز حقوق دینا۔ اگر کسی ملک میں عوام کو جائز حقوق نہ ملے تو وہ 5th جنریشن وار کے وہ زیر اثر رہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ جو جائز حقوق ہے ان کو نہیں مل رہے، لہٰذا 5th جنریشن کے لیے ان میں ماحول سازگار رہتا ہے۔ نمبر 2، سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے پر نظر رکھنا۔ ایک ملک کو سوشل میڈیا کے جھوٹی خبروں اور پروپیگنڈا پر نظر رکھنا چاہیے اور کچھ خاص قوانین بنا کر ان کے اندر ان کو اجازت دینا چاہیے اور جھوٹے پروپیگنڈوں پر ان کو سزا یا پابندیاں لگانی چاہیے۔ یہ بھی ایک اس کا روک تھام ہے۔ نمبر 3، اخلاقی اور سماجی اقدار، ان پر نظر رکھنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو مذہبی روایات ہیں اور اقدار ہیں ان پر بھی نظر رکھنا چاہیے۔ ملک میں کچھ اس طرح ادارے ہوتے ہیں جو کہ حقوق کی بات کرتے ہیں، حقوق کی بات کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کچھ اور مقاصد بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے زیادہ تر خواتین اور نوجوان ٹارگٹ ہوتے ہیں۔ ان کی مدد سے وہ اپنے جو خاص مقاصد ہے ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ احتیاطی تدابیر بڑے بڑے تدابیر ہے جن کو اپنا کر ہم 5th جنریشن کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی وار جنریشنز اور 5th جنریشن کو ہم نے ایک ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی، کیونکہ یہ آخری لڑی ہے، اس سلسلے کی آخری لڑی ہے، لہٰذا اس کو ہم نے کچھ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ 5th جنریشن وار کیا پاکستان میں ہو رہا ہے یا نہیں، یہ ایک اور سوال ہے، لیکن ایک اور بات ہے، لیکن اس کو ہم تیار رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو، اپنے اسلام کو اور پاکستان کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔